हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि नीट के लिए आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो एंड ऑफलाइन में देने की कोशिश करो, ताकि ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने का आप लोगों को हैबिट हो जाए। ये जो स्ट्रेटजी आज मैं शेयर करने वाला हूँ मोरलेस सेम ही रहेगा मॉक टेस्ट के लिए एंड मोरलेस नीट के लिए भी सेम ही रहता है। कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, वो मैं बाद में एक बार दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस पूरे वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। बिफोर एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम क्या क्या करना होता है, एक प्रिसाइज सा आइडिया लेके आया हूँ। तो अच्छे से ध्यान से सुनना आप लोग। डेली वाइज आप लोग जैसे भी क्लास करते जा रहे हो वो सब करते जाओ। डेली गोल्स जो भी है जैसे कर रहे हो, वीकेंड रिवीजन जैसे कर रहे हो, वो सब रेगुलर बेसिस पे करते जाओ। सो लेट्स बिगिन विथ बिफोर एग्जाम। सबसे पहले 2 चीज़ें आपको करना होता है, एक है रिवीजन एंड दूसरा है प्रैक्टिस। अगर कल एग्जाम है तो आज से आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। एंड रिवीजन करने का पैटर्न तो जैसा रहता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो, ये 3 हिस्सों में आप डिवाइड करना। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मेनली क्लास नोट से सफिशिएंट है एंड केमिस्ट्री में स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एक बार जो एनसीईआरटी बुक है वो आपको रीड करना है। लेकिन जब एग्जाम से पहले आएगा तो एग्जाम से पहले पूरा आपको रीड नहीं करना है, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स देखना है। और अगर आपने पहले से नोट बना के रखा है इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स का और अच्छे से एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद आपने नोट्स बना के रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए, तो फिर वो एनसीईआरटी जो है आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नोट डाउन जो किया है वो उससे आप गो थ्रू हो जाना तो हो जाएगा। एंड बायोलॉजी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा पूरा जो एनसीईआरटी है, जो भी चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले वो सारे चैप्टर्स एक बार अच्छे से रीड कर लो। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जो चीज़ें याद करने वाले होते हैं एंड जो पिक्चर्स है वो अच्छे से देख लो, जो चीज़ें मेमोराइज करने वाले होते हैं, एग्जाम्पल्स ये सब वगैरह अच्छे से याद कर लो एंड अच्छे से रिवाइज कर लो, एक बार अच्छे से समझ के रिवाइज कर लो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका बायोलॉजी में अच्छे स्कोर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो क्या रिवीजन। उसके बाद आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वो करना है और आप चाहे तो गो थ्रू भी हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ हो जाएगा। तो क्या होता है कि मैंने बताया था कि मिस्टेक बुक बनाना है आप लोगों को एंड प्रीवियस एग्जाम में जो भी गलती किए थे उसका एक एनालिसिस नोटबुक है। तो उसमें जो भी आपने नोट डाउन किया था, लाइक मिस्टेक बुक में डीपीपीस करते वक्त या फिर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त जो भी आपने नहीं किया होगा और अटक गए थे, तो वो आपने ऑब्वियसली नोट डाउन किया होगा, तो वो आपको एक बार देख लेना है। और अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं ये मुझे और एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो वो आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। एंड प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस में भी सेम, जो भी गलती आपने किए थे तो वो तो आपने एक बार सॉल्व किया ही होगा। नेक्स्ट जब एग्जाम आएगा उससे पहले आप एक बार अच्छे से वो प्रीवियस एग्जाम वाले जो भी गलती किए थे आपने, लाइक प्रीवियस एग्जाम में कोई चैप्टर था वो इस एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो सिमिलर चैप्टर्स है, तो उस चैप्टर्स के रिलेटेड जो भी गलती किए थे आपको एक बार देख लेना है। और अगर चाहो तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन के दौरान एक सब्जेक्ट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप पहले जो भी चाहो कर सकते हो, पहले फिजिक्स तो फिजिक्स और पहले केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, उसके बाद ये दोनों सब्जेक्ट में पहले आप कर लेना। उसके बाद आपको बायोलॉजी करना है, क्योंकि बायोलॉजी करना है एग्जाम से रिसेंट, मतलब रिसेंट रिवीजन होना चाहिए एग्जाम से पहले, वो बायोलॉजी होना चाहिए। क्योंकि आप फ्रेश चीज़ों को पढ़ोगे, फ्रेश आप चीज़ों को याद रखोगे एंड पहले तो बायोलॉजी आप अटेम्प्ट करने वाले हो एग्जाम में, तो पहले ही आप वो अटेम्प्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, मतलब ये पॉजिटिव साइन होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि एंड में आप बायोलॉजी रिवाइज करो। तो बायोलॉजी का भी सेम, आपने अगर कोई प्रीवियसली कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था तो कोई अगर दिक्कत रही होगी या फिर समझने में कोई दिक्कत रहा होगा तो आपने पहले बायोलॉजी एनसीईआरटी रीड कर लेना है। उसके बाद देखना है कि कोई अगर दिक्कत रहा होगा और कुछ भी आपने मार्क करके रखा है क्वेश्चन, तो वो आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज आपको 1 बाय 1 चलना है। अगर आपने फिजिक्स स्टार्ट किया है रिवीजन करना एग्जाम से पहले, तो फिजिक्स का पहले आप क्लास नोट्स देख लो। क्लास नोट्स देखने के बाद वो जैसा मैंने बताया कि जो मिस्टेक नोटबुक है एंड प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस है वो आप अच्छे से देख लो। उसके बाद अगर कुछ लगता है आपको कि प्रैक्टिस भी करना है तो प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाओ, तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ऐसे 1 बाय 1 आपको सब्जेक्ट्स को हैंडल करना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम। बी प्रिपेयर्ड ऑन टाइम एंड प्लीज डोंट पोस्टपोन। जब आप घर पे ऑफलाइन टेस्ट देते हो या फिर ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आप टेस्ट दोगे, तो खुद के हिसाब से आप टाइम को फ्लेक्सिबल कर सकते हो, खुद के हिसाब से आप टेस्ट टाइम चेंज कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन जब सेंटर में देने जाओगे तो वो पोस्टपोन करने वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास नहीं रहता। तो जो ऑफलाइन सेंटर में जाते हैं उनके लिए नहीं है, ये मेनली है कि जो भी घर में देते हैं एग्जाम एंड टाइम को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, एग्जाम टाइम को इधर उधर कर सकते हैं कि मेरा अभी नहीं हुआ है प्रिपरेशन तो मैं थोड़ा सा 2 दिन बाद दे दूंगा या फिर आज रात को ही दे दूंगा, तो ठीक है। उस दिन अगर दे रहे हो तो थोड़ा सा टाइम को एक्सपेंड कर रहे हो फिर भी सही है। लेकिन एग्जाम टाइम जो आपने एक सर्टेन एग्जाम टाइम सोच रखा है दिमाग में, उससे पहले ही आपको अच्छे से जो प्रोसेस मैंने बताया वो सब प्रोसेस अच्छे से कर लेना है एंड एग्जाम के लिए अच्छे से बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर हो जाना है। एंड आपको ऐसे एग्जाम नहीं देना है कि मेरा ये पोर्शन नहीं हुआ है, ये चैप्टर नहीं हुआ है, ये चैप्टर छोड़ के मैं एग्जाम देता हूँ। फुल्ली प्रिपेयर होकर तभी आपको एग्जाम देना है, तभी एग्जाम का जो असली इवैल्यूएशन है वो इवैल्यूएशन हो पाएगा। वरना कोई फायदा नहीं है एग्जाम देने का कि 2 चैप्टर्स मेरा नहीं है, ये 2 चैप्टर्स छोड़ के मैं इवैल्यूएट कर लेता हूँ, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो पूरा अच्छे से प्रिपेयर होना है एंड फुल्ली प्रिपेयर होना है एग्जाम के टाइम से पहले ही, ठीक है। ऑन टाइम आपको प्रिपेयर होना है एंड सीट बिफोर 5 मिनट्स। तो एक्चुअली क्या होता है कि एग्जाम जब शुरू होता है उससे 5 मिनट पहले आप सब कुछ रेडी करके बैठ जाना। अगर मतलब एक घर में एग्जाम दे रहे हो तो उसके बारे में बोल रहा हूँ, एंड अगर ऑफलाइन सेंटर में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको तो तभी पहले पहुंचना ही होता है, ताकि एग्जाम के लिए हड़बड़ाहट ना हो, ठीक है। फिर बैठ के रिलैक्स एंड काम चिल माइंड में रहना, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाना कि अभी एग्जाम होने वाला है, मैं पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ अभी एग्जाम स्टार्ट करूंगा, ओके। जो भी नेसेसरी थिंग्स है, वाटर बॉटल एंड अदर थिंग्स, वो आपको पहले बार ही लेके बैठना है, बार बार उठना नहीं है अगर आप घर में दे रहे हो, ठीक है। एंड एग्जाम सेंटर में भी कुछ भूलना नहीं है, सब कुछ ले जाने के लिए। फिर क्वेश्चन पेपर एंड पेपर आपको मिल गया, फिर स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। सो अभी आप लोगों को 3 आवर्स 20 मिनट्स दिए जाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करना, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आप 3 आवर्स के लिए प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो 20 मिनट कैसे भी करके इधर उधर चला जाता है, और अगर एक्स्ट्रा टाइम आपको मिले नीट के टाइम पे तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन कम टाइम में आप प्रैक्टिस करो तभी जाके आपका ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा टाइम लेके आप प्रैक्टिस करोगे तो नीट में और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। पहले बता देता हूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टाइम अलॉट करना है। बायोलॉजी के लिए 40 मिनट्स एंड केमिस्ट्री के लिए 50 मिनट्स एंड फिजिक्स के लिए 60 मिनट्स। मेरा तो सब्जेक्ट फ्लो ऐसा ही रहता था, पहले मैं बायोलॉजी करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, फिर फिजिक्स करता था। जो फिक्स टाइम मैंने बताया है उसमें +- 5 आप कर सकते हो, ठीक है। कि कभी कभार बायोलॉजी लेने आ गया, कभी कभार केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स लेने आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, +- 5 आप कर सकते
सकते हो, प्लस माइनस एक्स्ट्रा 5 मिनट्स आप ले सकते हो, ठीक है। कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, उससे कम भी आपको नहीं लगाना है। कभी भी हड़बड़ाहट नहीं करना है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं जाना है एंड ज़्यादा धीरे भी नहीं जाना है, ये आपको याद रखना है। ज़्यादा फास्ट जाओगे तो बहुत सारे सिली मिस्टेक्स एंड बहुत सारे मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, एंड अगर ज़्यादा स्लो भी जाओगे तो पेपर आपका खत्म नहीं होगा। तो इसलिए प्लस माइनस 5 कर सकते हो। एंड बाकी सब्जेक्ट्स में अगर फिजिक्स हार्ड आ गया तो बाकी सब्जेक्ट्स में वो कंपेंसेट हो जाएगा। अगर बायोलॉजी हार्ड आएगा तो ऑब्वियसली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थोड़ा सा नॉर्मल आएगा। ऐसे ही पेपर मतलब सेट किया जाता है कि सभी सब्जेक्ट्स लेन देना है, ठीक है। तो मैंने बताया मेजर टेस्ट के लिए आप अगर माइनर टेस्ट दे रहे हो, माइनर मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आप वो सोच लेना, ठीक है। ये तो मेरा पैटर्न था, आप खुद का भी पैटर्न बना सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि बायो आप फर्स्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है। कोई भी अगर टाइम इधर उधर हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो आपको अकॉर्डिंगली सारे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम एडजस्ट कर लेना है। बायो में अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आपको एडजस्ट कर लेना है, एंड अगर बायो करने के बाद केमिस्ट्री में ज़्यादा लगे तो वो फिजिक्स में एडजस्ट कर लेना है। लेकिन आपको सोचना है कि मुझे इस टाइम में ही खत्म करना है। पहला विजन आपका ये होना चाहिए कि मैंने बायोलॉजी स्टार्ट किया तो 40 मिनट्स में मेरा एंड हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट गोल आपका ये रहेगा कि केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट 50 मिनट्स में मेरा हो जाना चाहिए, एंड फिजिक्स मैंने स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट 60 मिनट्स में मेरा हो जाना चाहिए। फिर आते हैं क्वेश्चन अटेम्प्टिंग में। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, नॉट टू स्लो, नॉट टू फास्ट। ये मैंने पहले बता दिया। अच्छे से क्वेश्चन आपको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करिए क्वेश्चन को, अच्छे से समझना है एंड रीड ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप डायरेक्ट सॉल्व करने मत चले जाओ, एक बार एटलीस्ट एक बार अच्छे से सारे ऑप्शंस को देख लो एंड सारे ऑप्शंस को समझ लो, ठीक है। देन गेट द अप्रोच एंड सॉल्व इट। क्या होता है कभी कभार कि आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत रीड कर लिया तो ऑप्शन देख के आपको पता चल जाता है कि हाँ मैंने क्वेश्चन गलत रीड किया है, तो और एक बार आप रीड कर सकते हो, ये मिस्टेक हो गया, और एक बार ये मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाता है। और एक क्या होता है कि आपने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन रीड करने के बाद अगर डायरेक्टली सॉल्व कर देते हो तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सिर्फ आपके ऑप्शन देख लेने, ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर कोई डायमेंशन एनालिसिस कुछ भी करके मतलब शॉर्टकट से आंसर आ जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले एक बार ऑप्शन पढ़ लो, तो ये सारे बेनिफिट्स है, ठीक है। फिर आपको अप्रोच समझना है कि कौन सा फॉर्मूला या फिर कौन सा प्रोसेस है, कौन से कॉन्सेप्ट आने वाले, देन सॉल्व कर लो। जो राइट ऑप्शन है आपको वो मार्क कर लेना है क्वेश्चन पेपर में, अभी के अभी आपको OMR फेल नहीं करना है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त भी अगर आप घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, डीबीबी सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई बुक कर रहे हो, PYQs कर रहे हो, तो तभी ये पैटर्न आप फॉलो करना। तो ये जब आप हैबिचुएटेड हो जाएगा ना तो एग्जाम में ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा ये पैटर्न फॉलो करने में। तो ये पैटर्न जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल है। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो। कभी कभार ऐसा आता है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, ये आपको समझ नहीं आता। तो क्वेश्चन आपके एक्सेस टाइम ले रहे हैं, मोर देन 1.5 मिनट्स या फिर 2 मिनट्स ले रहे हैं। नॉर्मली तो आपको हर एक क्वेश्चन 1 मिनट्स में निपटाना है, और अगर उससे ज़्यादा ले रहे हैं 1.5 मिनट्स ले रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन तब के लिए छोड़ना है कि मुझे अभी दिमाग में ये फ्लैश नहीं कर रहा है कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर कौन सा वाला प्रोसेस होगा, कौन सा अप्रोच होगा, ये मुझे याद नहीं आ रहा। तो आप इसे छोड़ के चले जाओ। कभी भी सेल्फ रेस्पेक्ट में मत लगाना कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा, मुझे बनना ही है, बनाना ही है ये क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, बाद में ट्राई करना, लेकिन उस टाइम के लिए आप छोड़ के चले जाओ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। फिर आता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आपको नहीं आता है कि कोई बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया का नाम आपको याद नहीं आ रहा, तो उसमें तो कोई तुक्काबाजी या फिर कैलकुलेशन नहीं है, तो उसको आपको सीधा सीधा छोड़ देना है, ठीक है। बाद में अगर याद आए तो लिख लेना है, लेकिन अभी सीधा सीधा छोड़ देना है। फिर ऐसा होता है कि यू नो द सॉल्यूशन बट कैलकुलेशन इज मेस्ड अप, लाइक कैलकुलेशन करने जा रहे हो लेकिन बार बार कोई गलत आंसर आ रहा है, आंसर करीब आ रहा है लेकिन आंसर सही नहीं आ रहा, तो वो भी आप छोड़ दो, मार्क करके छोड़ दो, ठीक है। और 50-50 वाले क्वेश्चन जो भी लगता है कि बाकी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया लेकिन दोनों ऑप्शन में आपको डाउट है कि ये वाला ऑप्शन होगा या फिर ये वाला ऑप्शन होगा, ये मोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ही होते हैं। तो ये 50-50 वाले क्वेश्चन भी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको छोड़ देना है। ज्यादा ये सब क्वेश्चन नहीं रहेंगे कि जो भी एग्जाम टाइम ले रहे होंगे, कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको आपको छोड़ देना, मार्क कर लेना आप क्वेश्चन पेपर में, वो मार्क कर लेना एंड नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप मूव कर जाना। फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के दौरान आपको कुछ चीजें दिमाग में रखने हैं। बी केयरफुल अबाउट द टाइम टेकन बाय ईच क्वेश्चन, शुड नॉट एक्सीड 1.5 मिनट्स और 2 मिनट्स। मैंने जैसा बताया कि 1.5 मिनट या फिर 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, स्पेशली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। एंड अगर ज्यादा लग रहा है तो देन लीव इट, ओके। देन अवॉइड सिली मिस्टेक्स, स्पेशली इन केस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या करते हो आप लोग, नॉट रहता है लेकिन गलत पढ़ लेते हो, या फिर कुछ भी गलत क्वेश्चन पढ़ने से बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक्स होते हैं। एंड क्वेश्चन समझने में कभी कभार सिली मिस्टेक्स होते हैं कि असेंडिंग एंगल जैसा होता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें जो एंगल दिया हुआ रहता है, कभी वर्टिकल प्लेन से दिया हुआ रहता है, कभी हॉरिजॉन्टल से। तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। सिली मिस्टेक्स ना हो। एंड प्रीवियसली जो भी आपने सिली मिस्टेक्स किया उसका तो आपको एक लिस्ट होगा ही होगा, तो आप क्या करना कि एग्जाम देने से पहले वो भी लिस्ट आप थोड़ा सा दिमाग में रखना कि मुझे ये सिली मिस्टेक्स प्लीज अवॉइड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान भी आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने की कोशिश करना, तो इंप्रूवमेंट होता जाएगा एंड एंड तक कोई भी सिली मिस्टेक्स आपको नहीं होगा, ठीक है। फिर अबाउट द कैलकुलेशन मिस्टेक्स, कैलकुलेशन ध्यान से करना है आपको, धीरे धीरे करना है, अच्छे से दिमाग में रख के सारे लाइन पूरा कैलकुलेशन आपको करना है। एजम्पशन नहीं करना है। मैं क्या करता था कि 2-3 लाइन कर लिया, उसके बाद हाँ ये इसके पास आ रहा है तो मैं कर लेता था, लेकिन क्या होता था गलत हो जाता। तो ऐसे कोई एजम्पशन नहीं करना है, फुल कैलकुलेशन करना है, धीरे धीरे करना है, कोई प्लस माइनस वाला मल्टीप्लिकेशन वो वाला मिस्टेक्स नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है डोंट रिपीट द मिस्टेक्स यू हैव मेड इन द प्रीवियस एग्जाम्स, कीप दैट इन माइंड। तो मैंने जैसा बताया था मिस्टेक बुक वाला, तो वो भी आपको माइंड में रख के चलना है कि ये मिस्टेक्स मैंने प्रीवियसली किया था। स्ट्रेटेजी रिलेटेड मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। फिर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी वाला वो आप ध्यान रखना थोड़ा सा, कौन सा सेक्शन कर रहे हो। कभी कभार क्या होता है कि सेक्शन बी आप पहले से स्टार्ट कर देते हो, कभी कभार क्या होता है सेक्शन ए, ये होता है बहुत सारों का, ये भी सिली मिस्टेक होता है। तो एंड एमसीक्यू जब आप कर रहे हो तो OMR फिलिंग में भी कभी कभार हो जाता है कि आप सेक्शन बी में मार्क किए हो लेकिन आप वो फिल कर रहे हो सेक्शन ए में, तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अटेम्प्ट अकॉर्डिंगली, नॉट मोर देन रिक्वायर्ड, ओके। तो जो भी है बी सेक्शन में जितना मांगा गया है कि 10 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन ही कर लो, जो मोस्ट श्योर आप क्वेश्चन हो, लाइक आपको कॉन्फिडेंस है पूरा कि यही सारे सही आंसर है, वो आप अटेम्प्ट करो ना। उसके अलग से आपको 11 या 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, ऐसे करके, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि बायोलॉजी का क्वेश्चन पहले ही हार्ड आ गया, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आया, या फिर बायोलॉजी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, या फिर केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगा, तो आप लोग पैनिक करने लगते हो कि अरे यार मेरा एग्जाम खत्म होगा कि नहीं होगा, मेरा परफॉर्मेंस गलत जा रहा है तो नेक्स्ट पोर्शन में कैसा होगा। तो ये सब तो पैनिक नहीं करना है, जो अभी हो रहा है उसको होने दो। एंड जैसा जैसा मतलब बताया कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो छोड़ के चले जाओ, या फिर ज्यादा टाइम लगा तो ठीक है, बाकी पोर्शन में मुझे कंपेंसेट करना है, लेकिन पूरा एग्जाम के बारे में मत सोचो। अभी बायोलॉजी कर रहे हो तो बायोलॉजी के बारे में सोचो, छोटा छोटा करके सोचो, छोटे छोटे गोल्स अचीव करते जाओ। जैसा मैंने बताया कि 40 मिनट्स, 50 मिनट्स एंड 60 मिनट्स, तब आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि 40 मिनट्स में मेरे खत्म करना है। तो एग्जाम तो आपका ठीक टाइम पे, सही टाइम पे खत्म होना है ना। अगर आप छोटे छोटे सब्जेक्ट वाइज ऐसे टाइम पे कंप्लीट करते चलो कि बायोलॉजी पूरा हो गया सही टाइम पे, केमिस्ट्री पूरा हो गया सही टाइम पे, एंड फिजिक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम भी आपका अच्छे से ही बन जाएगा। तो
पैनिक नहीं करना प्लीज, आप ठंडे दिमाग से काम लेना एंड धीरे धीरे करके करते जाना तो हो जाएगा, ठीक है। दिन आते ओएमआर फिलिंग पे। इट इज बेटर टू फिल इन 2 पार्ट्स। मैं तो ऐसा ही करता था कि दो बार पार्ट करके मैं ओएमआर फिल करता था। कैसे कि बायोलॉजी में पहले तो कर देता था अटेम्प्ट, उसके बाद में केमिस्ट्री करता था। आप लोगों के लिए वो फिजिक्स भी हो सकता है। तो जो भी सेकंड सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट करोगे, तो बायोलॉजी एंड सेकंड सब्जेक्ट अपने अटेम्प्ट कर लिया, पूरा हो गया। उसके बाद एक स्लॉट रखना आप ओएमआर फिल करने के लिए। फिर उसके बाद जो भी थर्ड सब्जेक्ट अटेम्प्ट करोगे तो थर्ड सब्जेक्ट अपने अटेम्प्ट कर लिया एंड अकॉर्डिंगली आपको वो थर्ड सब्जेक्ट भी ओएमआर उसके बाद फिल कर लेना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैंने क्यों किया था, क्योंकि मैंने देखा था कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में अकॉर्डिंगली करता था, उसके बाद में पूरा एक साथ ओएमआर फिल करता था। तो क्या होता था कभी कभार कि टाइम पे ही मेरा खत्म नहीं होता था कि मैंने बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री अच्छा परफॉर्म किया था एंड फिजिक्स भी अच्छा परफॉर्म किया था मोरल लेस, लेकिन क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाता था क्योंकि ओएमआर फिलिंग का प्रेशर रहता था। एंड उसके चक्कर में क्या होता था कि बायोलॉजी में भी जो भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था एंड केमिस्ट्री में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था, तो उसमें भी ओएमआर फिलिंग मिस्टेक करके चलाता था पैनिक की वजह से कि टाइम में नहीं होगा इसलिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री जो है, जो सेकंड में आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, आपके लिए फिजिक्स भी हो सकते हैं वो, तो पहले आपको वो कर लेना है एंड उसके बाद आप ओएमआर फिल कर लेना प्लीज, क्योंकि ये दोनों जो पोर्शन है, ये दोनों में आपका दिमाग बहुत ही ठंडा रहता है, अच्छा रहता है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है आप लोगों का। तो ये परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस आप ओएमआर फिलिंग में हैम्पर मत करने देना। तो इसलिए पहले ये आप कर लो, तो दोनों ही अच्छा हो गया, आपने अच्छे से अटेम्प्ट भी किया है एंड अच्छे से ओएमआर भी फिल कर लिया है। थर्ड, जो भी सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स ही होता है, उसमें कभी कभार क्या हो जाता है, टाइम का शॉर्टेज होता है, तो उसमें क्या होता है हड़बड़ाहट में आप गलती कर देते हो। तो फिजिक्स में थर्ड सब्जेक्ट जो भी अटेम्प्ट करो, जितने क्वेश्चन बनते हैं उसमें एंड में आप एक टाइम सोच लेना कि इतने टाइम में मुझे ये एंड सब्जेक्ट का, लास्ट सब्जेक्ट का मुझे ओएमआर फिल करना है। तो उस टाइम में जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है सॉल्व कर लेना, फिर ओएमआर फिल करना। ओएमआर फिल ना छूटे, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रोसेस ही मतलब बेटर मुझे लगता था, तो पूरा ही हो जाता था मेरा, ठीक है। ये 2 स्लॉट्स में मैं करता था, तो 2 स्लॉट्स में मेरा ओएमआर अच्छे से फिल हो जाता था। तो कुछ ड्रॉबैक्स होते थे इसके, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट मुझे होता था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये अडॉप्ट करना चाहते हो तो अच्छे से अभी से प्रैक्टिस कर लो, तो ये अडॉप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन मोरल लेस 15 मिनट्स होना चाहिए एंड प्लस माइनस 5 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में आपका निपट जाना चाहिए ये ओएमआर फिलिंग। तो आप पूरा टाइम मिला के देखना, तो मोरल लेस करीब सेम टाइम ही आ जाता है, पूरा एग्जाम टाइम कवर कर लेता है ये। तो 15 मिनट्स मतलब अगर प्रैक्टिस कर सको तो बेहतर है, और अगर 20 मिनट्स भी लग रहे हैं तो सही है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो ओएमआर आपको 1 बाय 1 फिल करना है कि आपने ये वाला ऑप्शन देखा, फिर फिल किया, देन नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखा, फिल किया, कौन सा मार्क किया आपने ऐसे करके, या फिर 2 एट अ टाइम कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन एंड सेकंड वाला क्वेश्चन देखा, तो इसमें मैंने यही ऑप्शन मार्क किया, तो दोनों एक साथ मतलब पहले वाला मार्क किया, फिर ऐसे करके, तो ए बी देन बी सी ऐसे करके आप मार्क करते जाना। लेकिन ऐसा मत करना आप कि सीरीज में आप लेते गए कि 5 क्वेश्चन में एक एक करके देखूंगा, लाइक ए बी सी डी ई ऐसे करके, तो ए बी सी डी ई फिर बी सी ई ए, तो ये सब जब आप सीरियली मार्क करते जाओगे ना, तो बहुत ही ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब एक बार अगर सीरीज ये गोलमाल हो गया, तो पूरा आपका नेक्स्ट जो पॉसिबल सारे क्वेश्चन है, तो पूरा आपका गलत हो जाएगा, तो उसमें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। 1 बाय 1 ही करते जाना, या फिर 2 एक बार में देखना एंड जल्दी से फिल करने की कोशिश करना, तो अच्छे से सही टाइम में हो जाएगा। नो नीड टू लाइक सीरियली आपको वैसे नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है रीचेक, तो 10 मिनट्स एंड इसमें भी प्लस माइनस 5 मिनट्स आप ऐड कर सकते हो। आप पूरे टाइम को ऐड करोगे तो ऐसा लगेगा कि 3 आवर से ज्यादा हो रहे हैं। तो प्रोसेस जो है कुछ ऐसा नहीं है, तो सभी में अगर आप +5 मिनट्स करते जाओगे तो ऑब्वियसली वो 3 आवर से ज़्यादा ही होंगे। तो किसी में आपको +5 करना है, किसी में आपको -5 करना है, मोर और लेस आपको कंपेंसेट करा देना है। अगर आपने ओएमआर फिलिंग में ज़्यादा टाइम लिया है तो रीचेक में आपको कम टाइम लेना है, ऐसे करके आपको कंपेंसेट कर देना है। पूरा का पूरा जो टाइम है 3 आवर्स में आपको पूरा कंप्लीट कर देना, ठीक है। वैसे सब्जेक्ट वाइज में भी जैसा टाइमिंग बताया था वैसे भी करके आपको कंपेंसेट कर लेना है। तो रीचेक करने का फ्लो क्या रहेगा, कैलकुलेशन में स्टेप जो भी हो गए थे, पहले आप उस क्वेश्चन को पकड़ो जो भी कैलकुलेशन से सही आंसर नहीं आ रहे थे, या फिर आसपास आंसर आ रहे थे लेकिन सही आंसर नहीं आ रहे थे, वो क्वेश्चन को पहले पकड़ो, ठीक है। देन पकड़ो 50-50 वाले क्वेश्चन जिसमें आप डाउट में थे कि ये दोनों में से कौन सा होगा, तो वो वाले क्वेश्चन आप पकड़ो। देन टेकिंग एक्सेस टाइम, जो भी एक्सेस टाइम ले रहे थे लेकिन हो जाएगा ऐसा आपको लग रहा है, थोड़ा सा सोचने में हो जाएगा, वो क्वेश्चन। एंड लास्ट में जिसमें आपको कोई भी आइडिया नहीं है, वो वाले क्वेश्चन आप पकड़ो, ठीक है। कि कोई भी आइडिया नहीं है, जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन, कि मुझे ये बैक्टीरिया नाम याद नहीं आ रहा, कौन सा जो भी साइंटिस्ट है उसका नाम याद नहीं आ रहा, या फिर कोई भी ईयर आपको याद नहीं आ रहा, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, कि थ्योरी है ये पूरा, कुछ फार्मूला से भी आप नहीं निकाल सकते। एंड कभी कभार क्या होता है कि आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को, तभी एक निकल जाता है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो लास्ट में आपको ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। रीचेक के मैं प्रोसेस ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका फ्लो होना चाहिए। जब रीचेक के दौरान आप कोई क्वेश्चन कर लेते हो, आपका सही बन जाता है क्वेश्चन, तो इमीडिएटली आपको ओएमआर में फिल कर लेना है, ना कि क्वेश्चन पेपर में आप मार्क कर सकते हो, लेकिन इमीडिएटली आपको ओएमआर में फिल करना है, ठीक है। उसको बात के लिए छोड़ के नहीं रखना है कि जो मैंने छोड़ा है पहले मैं वो सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ओएमआर में फिल करूँगा, तो वो आपका अनअटेम्प्टेड ही रह जाएगा, आपको ओएमआर फिल करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए इमीडिएटली फिल कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं कि व्हेन टू टेक रिस्क। कभी एग्जाम में रिस्क भी लेना पड़ता है, तो स्पेशली इन केस ऑफ 50-50 क्वेश्चन, ठीक है। तो 50-50 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है कभी कभार अच्छे स्कोर करने के लिए। कभी कभी लगता है ना कि अगर ये सही बन गया तो मेरा तो स्कोर और भी अच्छा होगा, लेकिन रिस्क आपको कब लेना है मैं बता रहा हूँ। जब आपने देख लिया कि 165 प्लस क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया एंड सारे सही है, सारे अच्छे से हो गए, उसमें सभी में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तभी आपको रिस्क लेना है। उसके अलावा नहीं। अगर 160 से कम क्वेश्चन आपके बन रहे हैं एंड सही है एंड कुछ में आपके डाउट्स है, तो तब आपको कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना, तुक्के नहीं मारने। मैं बार बार बता रहा हूँ। एंड 50-50 क्वेश्चन में भी आपको रिस्क नहीं लेने। तब क्या होगा कि अगर कम स्कोर आपके ऑलरेडी आ रहे हैं, कम स्कोर 650 से कम स्कोर आ रहे हैं, उसके ऊपर आप अगर फिर ये रिस्क वाले क्वेश्चन कर लेते हो, तो क्या होगा कि ये 50-50 है, सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो गलत अगर हो गया तो -5 हो गया, और भी डिक्रीज कर गया, तो सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाते हैं। तो इसलिए तब आपको रिस्क नहीं लेना है। 165 से ज़्यादा अगर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है, तो तब क्या होगा, एक बैकअप प्लान रहता है आपके पास कि हाँ, अगर ये नेगेटिव मार्किंग भी हो गया मेरा, तब भी मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अच्छा कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। डिजायर्ड शायद ना मिले, लेकिन अच्छा कोई मिल जाएगा। और अगर सही बन जाता है तो एक्स्ट्रा 4 मार्क्स मिलेगा, तो उससे भी बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी हम डिलेमा में रहते हैं, तो कभी कभी लगता है कि हाँ एक रिस्क लेना चाहिए, तो तब आपको रिस्क लेना है, जैसा मैंने क्राइटेरिया बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना है। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन नहीं आया तो 10 क्वेश्चन में रिस्क लेना हो। मैं सारे क्वेश्चन में ऐसे ही कर देता हूँ, तुक्का मार देता हूँ, ऐसे ही करके 50-50 है ये क्वेश्चन, तो कोई भी एक कर देता हूँ, टॉस करके कर देता हूँ, हेड टेल करके, कुछ भी मतलब सोच के कर देता हूँ, ऐसे करके कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, 1 या 2 या फिर 3 क्वेश्चन में लो, उससे ज़्यादा रिस्क आप मत लो, ठीक है। तो अगर सही भी होगा तो 3 क्वेश्चन सही
होने से आपको 12 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर गलत भी होगा तो 1-2 अगर गलत हो, 3 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन गलत हो, ऐसा शायद नहीं होगा, लेकिन 2 क्वेश्चन गलत हो फिर भी चलेगा, तो ज़्यादा आपके स्कोर डिक्रीज नहीं करेगा। एंड अगर सारे क्वेश्चन आपके सही हो गए तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ज़्यादा भी नहीं रिस्क लेना है आपको, 1-2 या फिर मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा मिनल कुत्ते के बारे में, वो इंटरव्यू में बता रहे थे कि वो अगर रिस्क नहीं लेते एक क्वेश्चन में तो उनका परफेक्ट स्कोर नहीं आता, 720 आउट ऑफ 720, उनका भी शायद 750 नहीं आ जाता, वो यार 1 थे। उनका क्राइटेरिया सही था कि मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर लिया है, तो अभी एक क्वेश्चन है तो इसमें मैं रिस्क ले ही सकता हूँ, अगर रिस्क अगर गलत भी हो जाए तो भी मेरा 710 आएगा, तो मेरा अच्छा मेडिकल कॉलेज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके तो 165 एक मार्जिनल लिमिट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तभी आपको रिस्क लेना है। ये हो गया पूरा एग्जाम, 3 घंटे का संघर्ष पूरा हो गया आप लोगों का। तो एग्जाम डन, सबमिट कर दो, रिलैक्स करो, फॉरगेट व्हाट एवर हैज हैपेंड, ठीक है। जो कुछ भी हुआ एग्जाम में, अच्छा गया है ठीक है, खराब गया है ठीक है, लेकिन ये एग्जाम का इफेक्ट उसके बाद वाले प्रोसेस में मत पढ़ने देना, क्योंकि एग्जाम आपने दिया है ठीक है, रिलैक्स करो, चिल करो, 1 घंटे के लिए आप रेस्ट लो, लेकिन उसके बाद फिर से आपको पढ़ने लग जाना है। तभी के तभी आपको नहीं देखना है कि कौन सा आपने गलत किया है या फिर कौन सा आपने अनअटेम्प्टेड किया है, ठीक है। अगर आपको आंसर की मिल जाता है तो ठीक है, तभी के तभी आप एनालिसिस कर लो कि कौन सा आपने गलत किया है, फिर एनालिसिस कर लो। लेकिन अगर आंसर की आपको तब नहीं मिलता है, जब आपका रिजल्ट आएगा तभी आपको आंसर की मिलता है, तो तब आप एनालिसिस कर लेना। उसके पहले आपको नहीं सोचना है, उसके पहले बाकी जो भी रीडिंग प्रोसेस है अच्छे से आपको करना है। वीकेंड गोल्स जो भी है कि वीकेंड में ज़्यादातर एग्जाम होते हैं, तो वीकेंड गोल्स जो भी है आपको अच्छे से पूरे वीक में जो पढ़ाया गया आप रिवीजन करो। एग्जाम का इफेक्ट प्लीज़, अगर अच्छा गया है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर थोड़ा सा मॉडरेट भी गया है, खराब गया है, तो मतलब उसका इफेक्ट आप बाकी सारे प्रोसेस में, बाकी सारे रीडिंग स्ट्रेटेजीज में आप नहीं पढ़ने दो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आते हैं आफ्टर एग्जाम प्रोसेस में, ठीक है। तो एग्जाम एनालिसिस जैसा मैंने बताया, अगर तभी के तभी आपको एग्जाम का आंसर की मिल जाता है तो अभी एनालिसिस कर लो, और अगर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट डे जब आपको मिलेगा या फिर नेक्स्ट वीक मिलेगा, जब भी मिलेगा आपको रिजल्ट, उसके साथ साथ ही आपको एनालिसिस मिल जाता है कि कितने सारे आपने गलत किया है, एंड आंसर की भी मिल जाता है, सॉल्यूशन वीडियो जो भी है मिल जाता है आपको। एग्जाम एनालिसिस नोटबुक आप उठा लो, आप स्कोर चेक करो, जैसा भी स्कोर है, अच्छा है स्कोर, बहुत ही अच्छा है, या फिर थोड़ा सा खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर है तो उसके गम में ही मत डूबे रहो। अगर खराब स्कोर आया तो क्या क्या गलती हुआ है आप पहले उस पर ध्यान दो। एग्जाम एनालिसिस का मतलब यही है, अगर आपके सारे सही है, फुल मार्क्स आए तो कोई तो एग्जाम एनालिसिस की जरूरत नहीं है, और अगर कुछ भी गलत हुआ है तो दोनों तरीके से आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मार्क्स कम आ सकते हैं। एक है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन। सो अनअटेम्प्टेड भी 2 कारण से हो सकता है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम की टाइम नहीं मिला था आपको, इसलिए आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और एक होता है कि नहीं आता, आपको नहीं आता था इसलिए आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो जो भी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, उसमें तो आपको दिख रहा होगा कि कौन सा आपने अनअटेम्प्टेड किया है, और अगर एनालिसिस भी आपको मिल जाता है तो उसमें दिखा रहा होगा कि कौन सा आपने अनअटेम्प्टेड किया है, तो आपको तो पता होगा कि कौन सा शॉर्टेज ऑफ टाइम के लिए नहीं किया है और कौन सा नहीं आता था इसलिए नहीं किया। तो पहले जो भी शॉर्टेज ऑफ टाइम के लिए जितने भी क्वेश्चन आपने छोड़े थे, पहले आप उसको फिर से अटेम्प्ट कर लो, एक बार क्वेश्चन देख के, ठीक है। अगर आपने एबल टू डू मतलब आपने कर लिया है, कर सकते हैं आप, अच्छे से हो गया, सिर्फ शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से क्वेश्चन में नहीं हो पाया था, एग्जाम नहीं हो पाया था, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छे से है, सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट आप वो एग्जाम एनालिसिस नोटबुक पर नोट डाउन कर लो, ठीक है। और अगर आप सही से नहीं कर पाते हो वो जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, जो भी आपने शॉर्टेज के दौरान नहीं किया था, तो पहले आपने एक बार सॉल्यूशन वीडियो देख लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन वीडियो आपने देख लेना है, जहाँ से भी हो, सॉल्यूशन है या फिर सॉल्यूशन वीडियो है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर तो देख के अच्छे से समझ लो, अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर लो, फिर वो सॉल्यूशन बंद कर दो एंड खुद से वो एग्जाम एनालिसिस नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छे से समझना जरूरी है, जो भी मिस्टेक आपने किया है वो रेक्टिफाई होना जरूरी है, अच्छे से समझ लेना जरूरी है कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना हो, एंड नेक्स्ट टाइम आप एक बार रेफर कर सको, इसलिए एग्जाम एनालिसिस नोटबुक में वो नोट डाउन भी होना चाहिए, लेकिन खुद से, ठीक है। एंड क्वेश्चन आपको नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन जो है उसका मार्क्स दे देना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन था ये, एंड कौन सा एग्जाम का था, एग्जाम नंबर 12 एंड एग्जाम नंबर 12 का 2 नंबर क्वेश्चन, ऐसा करके सिर्फ क्वेश्चन नंबर दे देना आप, एंड सॉल्व जो है सॉल्यूशन आप खुद से कर लेना। जब नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करने जाओगे या फिर देखने जाओगे क्या क्या मिस्टेक आपने किया था, तो वो क्वेश्चन आप खोल लेना, क्वेश्चन खोल के क्वेश्चन पढ़ लेना एंड सॉल्यूशन देख लेना या फिर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर जो भी नहीं आता वाला क्वेश्चन मैंने बताया तो वो सेम ही है कि आपको पहले सॉल्यूशन वीडियो देखना है। तो नहीं आता वाला क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, और एक होता है कि अप्रोच आपको नहीं आता, कॉन्सेप्ट आपको आता है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो पहले तो आपको बुक रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, जो भी है बुक रेफर करिए या फिर वीडियो देखिए, या फिर ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए उस टॉपिक का, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो उसमें प्रॉब्लम ना हो। आप नोट्स भी रेफर कर सकते हो, और अगर कुछ भी प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रहा था तो फिर सेम ही है, आप सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख के आप खुद से एक बार कर लो, ठीक है, नोटबुक में नोट डाउन कर लो। फिर रॉन्ग क्वेश्चन का भी सेमी फंडा है, कॉन्सेप्ट वाला और होता है कि कैलकुलेशन वाला। तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो फिर से आप एक बार देख लो कि कहाँ पे कैलकुलेशन आपने मिस्टेक किया था, जब आपने सॉल्व किया था तो आपको तो याद ही होगा, या फिर जहाँ आपने सॉल्व किया था वो रफ तो आपके पास ही होगा, तो आपने देख लेना है कि कहाँ पे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, फिर से आपको एक बार वो कैलकुलेशन वाले जो भी प्रोसेस था आपको एक बार कर लेना है, कि ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ ये मेरा सही हो गया। तो वो भी एग्जाम एनालिसिस नोटबुक में आपको कर लेना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देके। एंड कॉन्सेप्ट वाला तो मैंने बता दिया कि आपको बुक रेफर करना है, नोट्स एंड वाज दैट पोर्शन ऑफ द क्लास वीडियो अवेलेबल हो तो, या फिर आप कहीं से भी, बहुत सारे रिसोर्सेज है, कहीं से भी आप जाके वो रेफर कर सकते हो। एंड ये एग्जाम एनालिसिस ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ आप एग्जाम एनालिसिस करके रख लो, बाद में जब सिमिलर टॉपिक्स आएंगे एग्जाम के तो आपको वो एक बार रेफर करने हैं। एंड नीट से पहले तो एक बार पूरा ही आपको वो रेफर कर लेना है एक बार कि क्या क्या आपने गलती किया था, तो धीरे धीरे गलती कमता ही जाएगा, तो तब आपको पूरा का पूरा ये रेफर नहीं करना है, सिर्फ देख लेना है कि कहाँ आपने गलती किया था, ताकि ये गलती रिपीट ना हो। और अगर कहीं भी लगे कि हाँ मुझे थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर लेना है, मैं ये भूल चुका हूँ, तो आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है वो सही से। ये होता है एग्जाम एनालिसिस का मतलब, कि बाद में, लेकिन एग्जाम एनालिसिस में तभी के तभी पूरा जो रॉन्ग हुए थे आपके, कोई भी गलती हुआ था आपको, कोई भी प्रॉब्लम था, तो वो मिस्टेक सारे आपके रेक्टिफाई हो जाने चाहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट तभी के तभी बन जाने चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम गलती ना हो, ठीक है। सो इस वीडियो का क्या मकसद है मैं आपको बता देता हूँ, जो टेक होम मैसेज है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो जैसा भी एग्जाम आ रहा हो, कोई भी हो, जस्ट डोंट गेट डिमोटिवेटेड, ठीक है। अच्छा एग्जाम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ये पॉजिटिव एनर्जी आएगा, लेकिन अगर डिक्रीज कर रहे हैं मार्क्स या फिर कम आ रहे हैं मार्क्स तो प्लीज़ डोंट गेट डिमोटिवेटेड। प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखिए, अच्छे से जो भी प्रोसेस है मैंने बताया है अच्छे से वो फॉलो करिए, जैसा पढ़ाया जाता है क्लास में, क्लास को अच्छे से फॉलो करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एंड एक्टिव टाइम को यूटिलाइज करिए स्टडी के लिए, ठीक है। ये जो
जो पूरा चीज़ है ना वो टाइम को यूटिलाइजेशन करने का ही चीज़ है, ठीक है। ड्रॉप ईयर में मेनली एंड नीट के प्रिपरेशन का टाइम भी, मतलब जो भी रेगुलर बैचेस का है या फिर ड्रॉपर है, तो सभी के लिए जो जितना अच्छे से टाइम यूटिलाइज कर पाएगा स्टडी के लिए वो निकल जाएगा, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर देन प्रीवियस वन। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं है कि इस बार अच्छा है, इस बार आपका 600 है तो 600 बहुत ही अच्छा है तो हो गया, ये मार्क ही मेरा चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर इससे कम भी आ रहा है, 500 आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा सोचना है कि मुझे इससे अच्छा करना है, ना कि इससे कम, ठीक है। इससे अच्छा करना है, कितना आएगा मुझे पता नहीं, जितना भी आएगा आएगा, लेकिन इससे मुझे अच्छा करना है। 500 है तो नेक्स्ट टाइम आपका 550 आ जाना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी आ सकता है। 600 आया इस बार तो नेक्स्ट टाइम आपका 720 भी आ सकता है, लेकिन वैसा आपको एफर्ट डालना है, इंक्रीज एफर्ट डालना है, और उससे ज़्यादा एफर्ट डालना है। जो भी प्रोसेस होता है अच्छे से करना है। अगर आपका क्वेश्चन में मार्क्स कम आ रहे हैं ना, एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपको सोचना है कि कहाँ पे मिस्टेक मेरा हो रहा है। जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि सभी सेम ही प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन कोई कुछ थोड़ा मिस्टेक कर देता है, इसलिए मार्क्स में वेरिएशन आता है। तो वो आपको ढूंढना है कि कहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा है, एंड वो मिस्टेक पे आपको काम करना है, ठीक है। नेवर लिमिट योरसेल्फ। मैं एज इट इज़ बताते जाता हूँ बार बार कि कभी लिमिट मत करो खुद को। जितना ज़्यादा हो सके स्टडी टाइम इंक्रीज़ करो, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ लो, मतलब जब तक आपको मन करे कि हाँ मैं पढ़ रहा है, मतलब जोर से, मतलब मन के विरुद्ध में जाके आप मत पढ़ो, लेकिन जितना आपको लग रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए और भी पढ़ना है ऐसा लग रहा है तो पढ़ो। एंड स्कोर के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि नेवर लिमिट योरसेल्फ, कि मेरा इस बार 650 आ रहा है तो सही है, नेक्स्ट टाइम मेरा 680 आ जाएगा तो सही है। तो ऐसा अगर आप सोचोगे तो 680 आएगा या फिर इससे कम आएगा, लेकिन आप अगर ऐसा सोचोगे इससे बेहतर करना है, मुझे पता नहीं कितना आएगा, तो आपका 720 आने का भी चांसेस रहता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, कभी आपको फिक्स स्कोर के लिए टारगेट नहीं करना है, लेकिन आपको सिर्फ टारगेट करना है कि इससे अच्छा करना है, प्रीवियस वाले से अच्छा करना है। आप खुद के कंप्यूटर हो, आपको बार बार यही सोचना है। फॉलो द प्रोसेस, आप प्रोसेस को फॉलो करते जाओ, एग्जाम देते जाओ, एग्जाम देते जाओ, एग्जाम देते जाओ, एंड तक बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के करीब हो गया आप, ठीक है। पहले से आप डिमोटिवेटेड मत हो जाओ, ठीक है। मतलब आप लगे रहो, ठीक है, कि रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे हार्ड वर्क करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, एंड में आपका अच्छा आ जाएगा। जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग द प्रोसेस, अच्छे से आप करते जाओ। वो जैसा मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में प्रवीण तांबे वाला, तो क्या होता है कि उनका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन वो खेलते गए, जैसा वो रेगुलरली प्रैक्टिस करते गए, फिर 42 ईयर्स में उनका सिलेक्शन हुआ IPL टीम में। तो जब कभी भी सोच नहीं सकता कहीं भी, तो ऐसा नहीं, मैं नहीं बता रहा कि मतलब इस बार नहीं होगा उसके बाद होगा, ये नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट एग्जाम में आपका कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम में आपका कम है तो जस्ट डोंट गेट डिमोटिवेटेड। तो आप करते जाइए, काम करते जाइए, देखना कि 10th एग्जाम में जाके या फिर 11th मॉक टेस्ट में जाके आपका स्कोर अच्छा आने लगा है, तो जस्ट आप काम करते रहिए, ठीक है। तो यही मेन मोटिवेशन है, तो आपको इस पर काम करते जाना है, एंड अच्छे से आप सभी लोग पढ़ाई करते जाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से आप लोग पढ़िए एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।